एप्लीकेशन जो है वो है मतलब हमने इंसर्शन डिलीशन के अलावा सॉर्टिंग के तीन एल्गोरिथम जो है डिस्कस किए, जिसमें से एक जो है वो बबल सॉर्ट है, एक जो है वो इंसर्शन सॉर्ट, एक जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट। और उसके अलावा एरे के ऊपर हमने ट्रैवर्सिंग को भी देखा, एरे के ऊपर हमने इंसर्शन डिलीशन को भी देखा। अब एरे पे हम एक और ऑपरेशन देखेंगे, लेकिन इंग्लिश को पहले पढ़ेंगे, जो है सर्चिंग एल्गोरिथम। तो इस तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि एरे के नाम से है और उसकी जो तीन डिफरेंट काइंड्स हैं, लिनियर, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, इन तीनों के ऊपर हमने डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को जो है वो मॉनिटर किया। और जो लीनियर एरे है उस पर ज्यादा ऑपरेशंस हमने देखे, तो कोई 5 ऑपरेशन हमने अब तक पढ़ लिए। तो एक आइडिया हो गया कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नजर आ रहा है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो कैसे अप्लाई किया जाए। ठीक है ना? यानी अगर हम देखें कि लीनियर एरे है जो हमने पहले पढ़ा था, और उसके ऊपर अगर हम जो है वो इंसर्शन या डिलीशन अप्लाई करना चाहें, मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है वो एक लीनियर एरे है और आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर इंसर्शन करना है। अब डिपेंड करता है कि ये लीनियर एरे का साइज क्या है। तो इसका साइज अगर हम देखते हैं मिसाल के तौर पे कि 1 से लेकर ये n साइज तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर चलना शुरू हुआ और n साइज पे इसकी इन लोकेशंस पे डेटा मौजूद है। मिसाल यहाँ सब पे डेटा मौजूद है, सिर्फ आखिरी एक लोकेशन जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि एक नया डेटा जो है वो एक वेरिएबल आइटम में मौजूद है और इस डेटा को, जो भी डेटा इसके अंदर मौजूद हो, इस डेटा को आप इस एरे में लोकेशन नंबर 1 पे इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी डेटा है उसको नंबर 1 में। हमने ये देखा था कि अगर इसको यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि इसमें जो सारा मौजूद डेटा है उसको हमें, अगर जगह है इसके अंदर, अगर इसके अंदर जगह एग्जिस्ट करती है तो सब डेटा को आगे हम मूव करेंगे। अच्छा, डेटा को कॉपी करना मसला नहीं है, वरना अगर हम इस लोकेशन को कॉपी करते हैं तो होगा ये कि ये जो डेटा एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले हम जगह बनाएं इसकी। तो जगह बनाने के लिए आपको, जैसे इंसर्शन सॉर्ट में भी थोड़ी देर पहले किया था लास्ट क्लास में, तो आपको यहाँ से इसको इधर मूव करना पड़ेगा, उसके बाद इसको यहाँ मूव करना पड़ेगा, ठीक है, इसको यहाँ मूव करना पड़ेगा, और इस तरह से आप यहाँ पे सारा डेटा आगे की तरफ मूव करेंगे। और उसके बाद जाके जब यहाँ पे, जब ये यहाँ चला जाएगा, ये वाला इस जगह पे आ गया, ये वाला डेटा इस जगह पे आ गया, और जब सारा डेटा आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो ये, उसके बाद ये जगह खाली हो जाएगी। तो फिर आप आइटम को यहाँ जाके कॉपी करते हैं। इस आइटम को कॉपी करने का काम तो बहुत आसान है, लेकिन इनकी मूवमेंट बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे इसके अगर साइज n है, ठीक है, अगर इसका साइज n है तो आपको टोटल कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी अगर पहली लोकेशन पर डेटा स्टोर करना है? आप कहेंगे n-1 मूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, n-1, जबकि ये मूवमेंट के लिए इतना टाइम चाहिए आपको। ठीक हो गया? ये आप खुद सोच रहे हैं कि अगर मैं एक डेटा कॉपी कर रहा हूँ तो मुझे n-1 मूवमेंट करनी है, जबकि आइटम जो है वो कॉपी होने के लिए एक, यानी आइटम को अगर कॉपी किया जाए तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन कॉपी हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एक, बेसिकली इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है रिक्वायर्ड है जो कि कॉपी करना चाहता है इसका। समझ आए? तो मूवमेंट जो है वो n-1 चाहिए, और जो कॉपी करने का काम है तो मूवमेंट जो है बेसिकली, अगर हम इसको देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, तो लीनियर टाइम चाहिए, और जो कॉपी करने का काम है वो कांस्टेंट है। अब ये शायद मैंने बात आपको नहीं बताई थी कि कांस्टेंट रनिंग टाइम क्या होता है। कांस्टेंट रनिंग टाइम और लीनियर रनिंग टाइम में क्या फर्क है, तो ये भी थोड़ी देर में बता देता हूँ इसके साथ ही। तो ये मैंने आपको लिख दिया कि ये बेसिकली मूवमेंट के लिए है, और कांस्टेंट रनिंग टाइम जो है, सॉरी यहाँ पे लिख देना चाहिए था पहले मुझे, ये कॉपी करने का टाइम जो है, कॉपी करने का टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि एक डेटा यहाँ कॉपी हो रहा है वो कांस्टेंट 1 है। तो इस तरह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ठीक है ना, ये ऑर्डर ऑफ n।
अगर मैं इसका एल्गोरिथम लिखूंगा, आप कहेंगे समझ नहीं आए कि किस तरह से आपने सारी कैलकुलेशन कर दी है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कुछ सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस से मुराद है कि हमें भाई ये पता होता है कि एल्गोरिथम जो है वो जब एनालाइज किया जाएगा तो वो इन्हीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी उसकी जो फैमिली होगी वो इन्हीं इस किस्म के मैथमेटिकल फॉर्मूले में से बिलोंग करेगी। उसमें से पहला जो है, याद होगा मैंने लिखवाया था, तो दोबारा लिखवा रहा हूँ। और पहला जो होता है वो होता है कांस्टेंट रनिंग टाइम। ये मैं समझाऊंगा अभी। कांस्टेंट रनिंग टाइम, आप देख रहे हैं ना कि ये रनिंग टाइम की कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं अब जब भी बात करता हूँ तो रनिंग टाइम को जरूर इंक्लूड करता हूँ। कांस्टेंट रनिंग टाइम को शो करने का तरीका है ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड है लीनियर रनिंग टाइम। लीनियर रनिंग टाइम को शो करने का तरीका है ऑर्डर ऑफ n। इसको भी आपको मैं समझा चुका हूँ, दोबारा समझा दूंगा। तीसरा जो है, ये मैं लिखवा भी चुका हूँ पहले, वो है बेसिकली दूसरा, बल्कि दूसरा ये नहीं है, ये तीसरा है। दूसरा बेसिकली है लॉग रनिंग टाइम, क्योंकि ये कम होता है। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ln log ऑफ n। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है, ये थर्ड के बाद फोर्थ हो जाएगा, और ये होगा बेसिकली लीनियर। थर्ड हो गया लीनियर, और फोर्थ जो होगा वो होगा इसको मैं नाम क्या दूं, लीनियर विथ होगा, तो मैं लिख देता हूँ उसको। इसको कहते हैं n log n मेथड, ठीक है। फिफ्थ जो होगा वो होगा बेसिकली पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में पहला जो आता है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, वो आता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिखा था, याद होगा आपको। मैं अभी सिर्फ कांस्टेंट रनिंग टाइम को समझाने की वजह से, एंड सो ऑन। इसके अलावा और आगे 6 में क्यूबिक आ जाएगा और सो ऑन। अच्छा, फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, देखो और सुनना, कि कांस्टेंट रनिंग टाइम किसे कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कांस्टेंट रनिंग टाइम का क्या मतलब, और उसको ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, हमारा जो एल्गोरिथम होता है, अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करूं ग्राफ से, तो एल्गोरिथम ग्राफ से कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होता है कि अगर ये वाला एरिया डेटा का है और ये एरिया अगर इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो अगर इसको हम देखें तो इसके बढ़ने की कुछ डिफरेंट मोड्स हैं। यानी एक तो ये है कि जैसे ये वाला मोड है, लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट। एक मोड है कि कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा हो, ठीक है। एक मोड ये है कि कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा हो। ये क्या कहलाते हैं? ये बेसिकली आपका जो एल्गोरिथम है उसका ग्रोथ कहलाता है। कि डेटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएंगी। यानी मिसाल के तौर पर थोड़े दिन पहले जो हमने एल्गोरिथम देखा था, फॉर का एक लूप चलाओ, अगर मैं फॉर का एक लूप चलाओ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 to n तक, और अंदर कोई भी काम करूं, तो अगर n 5 होगा तो उसके इंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से चल रही होगी। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन 10 हो जाएगी, यानी अगर लूप 10 हो जाएगा, डेटा 10 हो जाएगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। और अगर ये 15 हो जाएगा तो ये कहलाता है कि जब डेटा बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप डेटा बढ़ा रहे होंगे तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज करना शुरू। अब ये इंक्रीज किस तरह का होगा, ये बेसिकली ग्रोथ कहलाता है। कि अगर आप 5 बढ़ाएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली नए 5 इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अगर आप 10 बढ़ाएंगे तो नए 10 इंस्ट्रक्शन, मतलब 5 और ऐड हो जाएंगे। 5 पहले थे, 5 और ऐड हो गए। अगर आप 15 कर देंगे तो 5 और ऐड हो जाएंगे। ये होता है लीनियर, कि जितना आपने बेसिकली यहाँ पर डेटा बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली लीनियर टाइम। लेकिन अगर आप
5 डेटा है और एक स्पेसिफिक तादाद में एल्गोरिथम के इंस्ट्रक्शन चल रही हैं और मजीद 5 और बढ़ा दिया, तो जरूरी नहीं कि ये भी उसी हिसाब से आगे बढ़े। हो सकता है कि अगर 5 आपका डेटा था और आपके 5 ही इंस्ट्रक्शन रन हो रहे थे, लेकिन जब आपने डेटा 10 कर दिया तो हो सकता है कि अब आपके जो है वो 40 इंस्ट्रक्शन हो जाए। तो एक 5 डेटा बढ़ाने से इनका डिफरेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल इंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ इस तरह से ग्रोथ करती है, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है कि जैसे थोड़ा सा डेटा आगे बढ़ाते हैं इंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। जैसे मिसाल के तौर पे बबल सॉर्ट है या इंसर्शन सॉर्ट है, ये वो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब पॉलिनोमियल है। इसी तरह कुछ होते हैं एन लॉग एन, ये रहा, ये एन लॉग एन होते हैं कुछ। एन लॉग एन का मतलब होता है कि वो क्वाड्रेटिक से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन बेसिकली लीनियर से जो है वो बेहतर नहीं होते। तो वो बेसिकली ये वाली ग्रोथ जो है वो रखते हैं और ये आगे जाके कहीं ना कहीं लीनियर कट कर देंगे इस तरह से। तो ये ग्रोथ। तो फिर कांस्टेंट रनिंग टाइम क्या होता है? कांस्टेंट रनिंग टाइम ये होता है कि मैं इसको यूं बयान करूंगा कि आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई कट है, कट पे ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट आ रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्रीन में मैंने बनाई है ये बेसिकली कांस्टेंट रनिंग टाइम की। कांस्टेंट रनिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि आप अगर डेटा बढ़ा भी रहे हैं तब भी किसी भी लम्हे जो है इंस्ट्रक्शन की तादाद नहीं बढ़ रही। डेटा अगर 1 था तब भी इंस्ट्रक्शन इतने ही चाहिए थे, इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन। अगर डेटा 5 था तब भी आपको इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन इतनी ही चाहिए थी, और अगर डेटा 1000 हो गया तब भी आपको डेटा की इंस्ट्रक्शन जो है वो इतनी ही चाहिए। ये समझ में आ रहा है? अब अगर मिसाल का तो डेटा की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 6 है, कि अगर आपके पास डेटा इंस्ट्रक्शन की बात करूं, इंस्ट्रक्शन अगर 6 है तो अगर आपके पास 5 डेटा है तब भी आपको 6 इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट करनी है। अगर आपके पास 1000 डेटा है तब भी आपको जो है वो 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। यानी डेटा के बढ़ने से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ रही। जैसे यहाँ पे डेटा के बढ़ने से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ रही थी, अब वो बढ़ने की तादाद लीनियर हो सकती है कोऑर्डिनेट, लेकिन एक ऐसा एल्गोरिथम भी लिखा जा सकता है कि डेटा के बढ़ने के साथ साथ उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ रही, उसको हम कांस्टेंट रनिंग टाइम कहते हैं। कांस्टेंट रनिंग टाइम को ऑर्डर ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इस बात की इंडिकेशन नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन चाहिए, बल्कि इस बात की इंडिकेशन है कि कांस्टेंट होगा ये। ठीक है, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब चाहे उसको 6 इंस्ट्रक्शन चाहिए तब भी ऑर्डर ऑफ 1 लिखेंगे, चाहे उसको कोई एल्गोरिथम है जिसको 10 इंस्ट्रक्शन चाहिए तो उसको भी ऑर्डर ऑफ 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 1 बेसिकली इस बात की इंडिकेशन है कि वो कांस्टेंट रनिंग टाइम है, इस बात की इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा खैर, ये तो एक बात होगी। अब ऐसे कौन से एल्गोरिथम है जो इतने बेहतर हैं कि हम डेटा को अगर बढ़ाएं तो उनकी इंस्ट्रक्शन इंक्रीज नहीं हो रही? ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन उतनी की उतनी है। तो ये ऐसे कौन सा एल्गोरिथम है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मिसाल के तौर पे एक डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, एल्गोरिथम तो सारे ही होते हैं, उसमें से एक एल्गोरिथम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर एक डेटा दिया हुआ है और इसकी तादाद अगर n है, 1 से लेकर n तक है, ठीक है, और आपसे कहता हूँ कि इसका मिड एलिमेंट निकालो, मिड। तो आप कहेंगे मिड निकालना आसान है। मिड कैसे निकालते हैं? मिड के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, n को 1 में ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो मिसाल के तौर पे अगर n की तादाद 9 है तो इसका मिड क्या होगा? आप कहेंगे 9+1 डिवाइड बाई 2, यानी 10 डिवाइड बाई 2। तो 10 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो जाएगा कि 5 इसका मिड आ जाएगा, जो लोकेशन नंबर 5 होगी वो मिड होगा। और अगर इसकी तादाद 1000 है 9 की जगह, तो आप कहेंगे तब भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, 1000+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 1001 डिवाइड बाय 1001 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 500.5। अगर इसका हम फ्लोर ले लें तो फ्लोर का मतलब होता है डेसिमल खत्म कर दें तो ये 500 की तरफ आ जाएगा। तो 500 जो है इसका मिड होगा अगर ये 1000 होगा। अब आप देखें, जब डेटा 9 था तब भी आपने 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। ग्रीन में नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मिक्स हो गया है व्हाइट बोर्ड को छोटा होने की वजह से। जब डेटा 9 था
तब भी 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। कौन सी 2 इंस्ट्रक्शन? एक प्लस करने का काम और एक डिवाइड करने का काम। और डेटा जब 1000 था तब भी 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, एक प्लस करने का काम और एक डिवाइड करने का काम। जिसका मतलब है डेटा का साइज बढ़ाते चले जाएं तब भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 2 ही एग्जीक्यूट होंगी। तो इसलिए मिड निकालने का जो काम है वो एक कांस्टेंट रनिंग टाइम के बेसिस पे चलता है। समझ आ रही है? इसका काम जो है वो कांस्टेंट रनिंग टाइम के बेसिस पे चलता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये कांस्टेंट रनिंग टाइम। तो मैं यही समझाना चाह रहा था भाई कि जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारा जो डेटा इंसर्ट करने का काम है किसी एरे में, वो तो कॉपी करना होता है, और कॉपी करने के लिए सिर्फ उस लोकेशन पे डेटा को कॉपी किया जाता है। वो कॉपी करने का काम कांस्टेंट होता है, जो हमारा मेजर काम है। लेकिन मसला ये है कि हमें डेटा को आगे की तरफ मूव करना होता है, डेटा आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो इसलिए हमें इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। डेटा को आगे मूव करने का काम किस पे डिपेंडेंट होता है? डेटा के साइज पे। अगर n डेटा है और हमें पहली लोकेशन पे करना है, वर्स्ट केस में, वैसे तो हमें इस लोकेशन पे भी कर सकते थे, लेकिन वर्स्ट केस ये कहता है कि पहली लोकेशन पे करना है, तो हमें सारा डेटा आगे मूव करना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए कि एक डेटा इंसर्ट करना है, दो दो काम करने हैं। एक काम ये करना है कि आपको मूवमेंट करनी है, ठीक है, और मूवमेंट कितनी करनी है? आपको मूवमेंट करनी है n-1, क्योंकि एक डेटा कम मूव कर रहे हैं आप। और दूसरा काम क्या करना है? आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने का काम जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनेगी वो बनेगी ऑर्डर ऑफ n-1, जो कि मूवमेंट करने का काम है, और ऑर्डर ऑफ 1 जो कि कॉपी करने का काम है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो हाईएस्ट होता है वो आपका आंसर होता है। तो हाईएस्ट कौन सा बनेगा? ऑर्डर ऑफ n, मतलब n-1 भी नहीं लिखते, जो हाईएस्ट वाला वेरिएबल होता है वो। यानी इंसर्शन करने का जो काम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, इंस्टेड ऑफ के ऑर्डर ऑफ 1 लिखें, क्योंकि जो हायर, जिस एल्गोरिथम के अंदर जो हायर वर्क कर रहा होता है, जिसका डोमिनेंट होता है, वो बेसिकली ऑर्डर में फाइनली आता है। ये तो बेसिकली पार्शियली हमने लिख दिया, लेकिन फाइनल आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n। फाइनल आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n जो है आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जबकि हमारे पास काम करने को खाली आइटम को कॉपी करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एरे में इंसर्शन और डिलीशन है ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जबकि उसको कांस्टेंट रनिंग टाइम होना चाहिए था, लेकिन वो बेसिकली थर्ड पोजीशन पे आ गया, होना इसको पहली पोजीशन पे चाहिए था। तो इसलिए नॉर्मली ऐसे काम जहाँ पे हमारा मकसद ही इंसर्शन और डिलीशन हो, कोई ऐसा वर्क हो जहाँ पे हम सिर्फ इंसर्शन डिलीशन करते हो और कोई काम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई ना करते हो, लेकिन हमें ज्यादातर इंसर्शन डिलीशन करनी होती हो, तो ऐसी जगह पे हम लीनियर एरे का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करते, ये याद रखना हमेशा, बल्कि हम लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट इंसर्शन और डिलीशन जो है वो कांस्टेंट रनिंग टाइम में कर देता है, जबकि एरे जो है वो इंसर्शन और डिलीशन जो है वो लीनियर टाइम में करता है। लीनियर भी अच्छा एल्गोरिथम है, लेकिन कांस्टेंट से अच्छा नहीं है। जब कांस्टेंट वाले एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हम क्यों लीनियर में करें? तो हमने देखो एल्गोरिथम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, अच्छे की तरफ जाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। और इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे काम जो है वो लिंक लिस्ट जो है वो कर रहा होता है। लेकिन मेजरली आपसे जब सवाल पूछा जाता है वाइवा में या फिर किसी इंटरव्यू में, तो वो ये पूछते हैं कि लिंक लिस्ट का मेजर काम क्या है। तो आप कहते हैं कि देखें, जिस जगह पे एरे जो है वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है इंसर्शन और डिलीशन के कैटेगरी के अंदर, वहां पे लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर के बजाय कांस्टेंट रनिंग टाइम देता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी आप डेटा बढ़ाते चले जाएं, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप लोगों ने किसी ने काम किया हो अपने फंडामेंटल में, और मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे एडवांस काम हो जाए, तो मतलब हमारा तो कोर्स का पार्ट है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल में पढ़ लेते हैं ये चीजें तो मैं तो काफी, ये नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जो मैं बताने जा रहा हूँ,
ये हैश कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से पढ़ा भी होगा शायद कि हैश फंक्शन जो होता है, हैश फंक्शन, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, यानी आगे जब आप काम करेंगे तो हैश को काफी इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने अभी उसमें रॉबिन कर्व का एक मेथड आपको दिया है, तो रॉबिन कर्व में बेसिकली हैश फंक्शन इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो भी कुछ इस्तेमाल हो उसके साथ साथ हैश फंक्शन भी इस्तेमाल होता है। तो हैश फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो रॉबिन कर्व ये कहता है, रॉबिन कर्व कि हैश फंक्शन जो है, रॉबिन कर्व नहीं बोला सॉरी, हैश फंक्शन जो है उसकी रनिंग टाइम कांस्टेंट है, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि नॉर्मली जहां पर हम किसी और डेटा स्ट्रक्चर को पहले यूज करते थे, अब उस जगह पे हम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हैश फंक्शन को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी है। और अब जो है, पहले ये डेटा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं थे, लेकिन अब ये हर लैंग्वेज के अंदर एज अ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे और डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एरे है, ट्री है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ये डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड इन होते हैं इसके अंदर, हम बना भी सकते हैं और बिल्ड इन को, जैसे एरे को हम खाली इनिशलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से हम लिंक लिस्ट को भी खाली इनिशलाइज कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो इसी तरह से हैश फंक्शन को भी हम अब देखेंगे कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैश फंक्शन को सपोर्ट करती है। जावा ने सबसे पहले शायद दिया था, या शायद सी शार्प, मुझे याद नहीं है, आप देख लेगा कि लेकिन जावा का हैश फंक्शन बहुत पॉपुलर हुआ। सी शार्प में डिक्शनरी के नाम से है और जावा में हैश के नाम से है, इस तरह से कुछ नाम है। तो वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई होता है वो कांस्टेंट रनिंग टाइम। खैर, हम लिंक लिस्ट को जो मेजरली इंसर्शन डिलीशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पहले उसको देखें। तो आपको पता होगा कि हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि जब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में, अभी हम सेकंड डेटा स्ट्रक्चर उठा रहे हैं, ऑपरेशन तो बहुत पड़े, डेटा स्ट्रक्चर अभी एक ही पड़ा है और वो है आपके पास एरे। अब दूसरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम सारे ऑपरेशन ना पढ़ें। जो हमने 6 ऑपरेशन की बात की थी कि ये हम इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, सही है, ट्रैवर्सिंग और स्प्लिट एंड मर्जिंग, तो ये जो 6 डेटा स्ट्रक्चर है, सारे ऑपरेशन है, वो सारे के सारे हम हर डेटा स्ट्रक्चर पे ना पढ़ें। लेकिन ये है कि जो इसके इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। जैसे डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग पढ़ेंगे, हम इंसर्शन डिलीशन पढ़ेंगे, शायद हम सर्चिंग भी पढ़ लें, लेकिन सॉर्टिंग और सर्चिंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सर्चिंग पढ़ेंगे, सॉर्टिंग और सर्चिंग शायद पढ़ लें। तो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम हम बेसिकली लिंक लिस्ट के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन क्योंकि सुटेबल नहीं है तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। मतलब ये जुमला नहीं सोचना कि मैं कहूँ कि कर नहीं सकते, मैंने हमेशा ये कहा है कि हम कर सकते हैं लेकिन इसके लिए फिजिबल नहीं है। जैसे हम अभी आप कह रहे हैं कि इंसर्शन डिलीशन जो है वो एरे के लिए फिजिबल नहीं है, वो लिंक लिस्ट के लिए फिजिबल है। इसी तरह से अब हम ये कहेंगे कि इन सॉर्टिंग जो करना जो है वो लिंक लिस्ट में फिजिबल नहीं है बल्कि वो एरे के लिए फिजिबल। तो 3 चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पे। पहली बात तो ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात ये पढ़ेंगे कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तीसरी बात ये पढ़ेंगे कि ऑपरेशन में कौन कौन से इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। चौथी बात ये पढ़ेंगे कि जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या। ये 4 चीज हमें डिस्कस करनी है। तो अगर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मेमोरी, ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन पढ़ेंगे। इंसर्शन डिलीशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई क्या जरूरत थी, तो हम देखेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्या है। तो ये काम हम अगर निपटा सकते हैं आज तो हम निपटा लेंगे, वरना जहाँ तक हो जाए। आज क्लास भी मैं 12 बजे तक दूंगा क्योंकि आज FIP की मीटिंग है। FIP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बच्चों का जो है वो वैलिडेट हो रहा है, तो उसमें मैं एज ए जूरी मेंबर हूँ, तो 12 बजे मुझे शुरू करना है। तो मैं 12 o'clock पे क्लास जो है वो ऑफ कर दूंगा आज 12:15 के बजाय। तो इसलिए हमें टाइम भी थोड़ा कम मिलेगा। देखते हैं कहाँ तक काम हो सकता है। आइए पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में जो मैं आपको म्यूट करता हूँ, बता दें आवाज तो आ रही है ना, ऐसा ना मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अब्दुलरहमान, तुम्हारी आवाज बहुत दूर से आई है मुझे। ऐसा मलिक, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है।
माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम लोग फंस गए इतने मुश्किल सब्जेक्ट में, और क्या क्या पता नहीं 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 सर। किस किस किस्म के एल्गोरिथम लिखने पड़ रहे हैं हमें। असाइनमेंट में इतने मुश्किल एल्गोरिथम दे दिए हैं, और कोई सर जब सीएस में तो सब पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ, ये बात तुमने बड़ी जरूरत बोली है। एक तो मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी यार। नहीं करेंगे तो आगे दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे उनको उनसे आगे निकलेंगे। पास यस में सर, अभी तो पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन है सर। ये तो पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन है, तो हमें ये छोटे छोटे एल्गोरिथम तो सीख जाने चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि हमें अपने कोर्स में फंडामेंटल में थोड़ा हार्ड कर देना चाहिए, ताकि बच्चे को आइडिया हो कि ये थोड़ा सा हार्ड ही है। आसान आसान कुछ भी नहीं होता, आसान आसान करके क्या कर लेंगे हम। कह रहे नहीं आओ, पास तो इंशाल्लाह हो जाओगे तुम लोग, अच्छे स्टूडेंट हो। तो घबराना नहीं है, जो इमरान खान साहब कहते हैं, आप जो है बस अपनी मेहनत करते जाएं ईमानदारी के साथ, तो इंशाल्लाह। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है मुस्तफ़ा, कि ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन को बिल्कुल क्लास इंटरेक्शन की तरह पढ़ाएं, लिखते हो मैं इतना सारा और वाइट बोर्ड बना के। तो कोशिश तो ये होती है कि ऑनलाइन को मैं सिर्फ बोलने की हद तक ना रखूं, बल्कि लिखने की पोजीशन पे भी आ जाऊं, और आपके साथ इंटरेक्शन। हाँ, बस ऑनलाइन ना होने की वजह से, ऑनलाइन होने की वजह से इंटरेक्शन थोड़ी कम हो जाती है। बाकी समझाने की नीयत से तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा बार बार वो बातें सारी बताऊँ। छुट्टी नहीं किया करो मुस्तफ़ा, लास्ट क्लास में तुम थे नहीं, छुट्टी की वजह से भी काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि आगे क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अब इंशाल्लाह हो सकता है कि अगस्त में अगला सेमेस्टर जो हो वो आपका ऑनलाइन ना हो, उम्मीद तो ये लग रही है, लेकिन देखो अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा। अच्छा चलो चलते हैं आगे। अच्छा, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, और कहता है कि लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। यानी जिस तरह से एरे के हमारे पास सेल थे और उसमें डेटा रखा हुआ था, और एरे के जो सेल थे वो कंटीजियस थे। कंटीजियस का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5, इस तरह के आपके पास कंटीजियस सेल थे। कंटीजियस कहते हैं तरतीब से होना, तो वो थे। इसमें जो है कह रहा है लिंक लिस्ट और वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। इसमें इसको नोड, इसको सेल कह रहे हैं, उसको नोड्स कहते हैं। द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय द मीन ऑफ पॉइंटर। और जो जो हमारे पास ये जो नोड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक पॉइंटर से जुड़े होते हैं। इनका जो कनेक्शन है वो अच्छा अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली पाइथन में या सी शार्प में लिंक लिस्ट इस्तेमाल कराऊंगा तो शायद आपको इन डेप्थ इतना समझ नहीं आए जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थ्योरी पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपको इन डेप्थ ये समझ में आए कि लिंक लिस्ट किस तरह से बनी है, और फिर जब आप पाइथन में पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी जो बिल्डिंग मेथड है वो इस्तेमाल करा दिया जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे दोनों तरीके सीखने होते हैं एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो आपको थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, क्योंकि जब हमारा इसके अंदर एक बिल्डिंग लाइब्रेरी मौजूद है लिंक लिस्ट को बनाने के लिए, तो फिर हम क्यों उसको, तो हम हमेशा ये कहता हूँ कि आप एज अ कोर प्रोग्रामर सोचें कि मुझे बनाने के लिए कहा जाता तो मैं कितनी मेहनत करता है, ठीक है ना। अच्छा जी, दोबारा पढ़ता हूँ कि लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द नोड। तो एक चीज आ गई, सेल की जगह नोड्स आ गए, और हर नोड को कनेक्ट करने के लिए पॉइंटर आ गए। तो लिंक लिस्ट की जो शक्ल होती है वो कुछ इसके मुकाबले में कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास एक नोड है, और नोड के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट कहलाता है ये वाला पार्ट, ये इन्फो का पार्ट कहलाता है, जिसमें डेटा होता है। इन्फो, सॉरी, इन्फो गलत है, INF, ये इन्फो का पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो है ये पॉइंटर का या नेक्स्ट, ठीक है, ये पॉइंटर का होता है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ डेटा रखा हुआ है 54, और ये बता रहा है कि अगला पॉइंटर जो है वो 3 है, और ये खुद जो है वो बेसिकली 1 है या 5 है। मिसाल के तौर पे ये खुद जो है 5 है, यानी इस वाले नोड का नंबर जो है, ये पूरा नोड एक है, लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं।
एक पार्ट में इंफॉर्मेशन होती है और एक पार्ट में पॉइंटर वेरिएबल होता है। इंफॉर्मेशन यानी जैसे यहाँ पे 6 रखा हुआ है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ 54 रखा हुआ है। इसका अपना नंबर 1 है, इसका अपना नंबर 5 है, और ये बता रहा है कि अब आपने आगे 2 को जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं कि 1 के बाद 2 है, लेकिन लिंक्ड लिस्ट में सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे नहीं बढ़ते। वो करंट नोड बताता है कि अगला नोड कौन सा होना है। तो करंट नोड 5 है, डेटा 54 है, और वो बता रहा है कि आप अगला नोड 3 को हिट करेंगे। अगला नोड 3 को हिट करेंगे का मतलब ये होता है कि जो अगला नोड होगा, वो जो भी नोड होगा उसका नंबर तो 3 होगा, उस नोड का नंबर तो 3 होगा, इसमें कोई ना कोई डेटा मिसाल के तौर पे रखा होगा 34, और ये नोड किसी दूसरे नोड को हिट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे ये कह रहा है कि अब आप नोड नंबर 1 पे चले जाएं। तो ये नोड जो है नोड नंबर 1 पे जाएगा, यानी भेजेगा उसको। इसका अगला सीक्वेंशियल ऑर्डर नोड नंबर 1 होगा, और अब आप नोड नंबर 1 पे मूव कर जाएंगे। इस वाले नोड का नंबर 1 होगा, क्योंकि ये पॉइंटर कह रहा है कि नोड नंबर 1 पे जाना है। इस पे डेटा मिसाल के तौर पे 21 है, और ये कहता है नोड नंबर 8 पे चले जाएं, ठीक है, नोड नंबर 8 पे चले जाएं। तो आप नोड नंबर 8 पे चले जाएंगे, और नोड नंबर 8 जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा, और नोड नंबर 8 जो है वो ये वाला नोड होगा। और नोड नंबर 8 कह रहा है कि अब आपने आगे नहीं बढ़ना, ये रोक देना है। रोकने के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है कि 8 पे जो है वो 55 रखा हुआ, समझ आए थे। और जो स्टार्ट नोड होता है, इसकी इंडिकेशन एक वेरिएबल में होती है। कोई एक वेरिएबल हम स्टार्ट के नाम से ले लेते हैं, START, ठीक है। एक वेरिएबल हमने स्टार्ट के नाम से ले लिया, और इसमें स्टोर कर दिया कि स्टार्ट हम 5 से कर रहे हैं। तो स्टार्ट जो है वो 5 से हो रहा है। जब 5 के पास जाएंगे, अब ट्रैवर्सिंग करें। ट्रैवर्सिंग कैसे होगी कि स्टार्ट में देखेंगे क्या रखा हुआ है, आपने कहा 5 रखा हुआ है, इसके मतलब है नोड नंबर 5 को रीड कर लेंगे आप। 5 को रीड किया, ये 54 रीड किया। ये ट्रैवर्स करने के लिए इंफॉर्मेशन है, ये डेटा रीड कर लिया। इन्फो का मतलब होता है डेटा, तो डेटा 54 रीड कर लिया आपने। अब ये देखना कि नेक्स्ट कहाँ जाएंगे। एरे में 1 को रीड करके 2 पे जाते थे, 3 पे जाते, ये सीक्वेंशियल होता है। यहाँ पर आप स्टार्ट बता रहा है कि आप पहला कौन सा नोड रीड करेंगे, तो वो नोड नंबर 5 है। नोड नंबर 1 होना जरूरी नहीं है, जैसे एरे में नोड नंबर 1 का होना जरूरी था, यहाँ पे जरूरी नहीं है। आपने कहा पहले 5 को रीड किया हमने, 5 में 54 पढ़ा था, वो रीड कर लिया। अब आप ये देखिएगा कि 5 का पॉइंटर एरे क्या बता रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। तो पॉइंटर बता रहा है कि 3 पे जाना है, तो फिर आप 3 पे आ जाएंगे। जब आप 3 पे आ जाएंगे, पॉइंटर एरे 3 पे आप पहुंच जाएंगे, तो 3 में इन्फो से इन्फो रीड करेंगे। ट्रैवर्स करने की वजह से इन्फो से इन्फो रीड करेंगे, और देखेंगे अगला कौन सा नोड है। अगला नोड जो है वो 1 है, 1 पे चले जाएंगे आप। 1, ये मेरे और आपके समझाने की है। अभी मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जब बताऊंगा तो वो इससे डिफरेंट होगा। ये जो